हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। हम कौन से सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, राइट? किस सब्सटेंस को हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, राइट? तो ये ह्यूमन बींग्स के अंदर के ट्रांसपोर्टेशन की बात है। अब कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कहीं पे सिंथेसाइज होते हैं और दूसरी जगह नीडेड हैं, इसीलिए तो ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट? तो लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक। पहले तो हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ठीक है, और फिर कौन से सब्सटेंसेस है जो यूज हो रहे हैं। यू हैव लर्न दैट प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. They manufacture their own food in their green leaves. But how are water and food transported to all parts of the plant? This is because an efficient system of transportation of these substances exists in plants. Similarly, in animals, how is food digested in the alimentary canal made available to all the cells of the body? How is oxygen from the lungs made available to various parts of the body, and carbon dioxide produced in the cells as a result of oxidation of food in cells brought back to the lungs for exhalation? How are the excretory products formed in different parts of the body sent to the kidneys for excretion? The answer to all these questions is the existence of an elaborate system of transportation of substance. Let us study about it. Okay? तो जैसे कि हम देखते हैं प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, ठीक है, जो अपना एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट? अगर हम देखते हैं प्लांट्स में कि लीव्स पे स्टोमेटा के थ्रू क्या एनर्जी प्रोडक्शन होता है, बट हम देखते हैं कि सिर्फ लीव्स पे नहीं, इनफैक्ट रूट्स में, स्टेम्स में, ब्रांचेस में, फ्रूट्स में क्या हर जगह ही तो न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, राइट? और कुछ और से जो भी एक्सक्रीट प्रोडक्ट निकलता है वो फिर हर जगह से जाके, हर सेल का जो एक्सक्रीशन है ना, वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके एक्सक्रीट आउट होता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस के केस में देखें तो क्या होता है, हर एक सेल अपना फंक्शन कर रहा है, राइट? तो वो कुछ एक्सक्रीट भी करता होगा, राइट? कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते होंगे, फिर भी वो सारे प्रोडक्ट्स, कितने सारे सेल्स हैं हमारे, सारे सेल्स में से इकट्ठा होकर कहाँ किडनी में जाता है फिल्टर होने के लिए, राइट? तो एक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह तक, ताकि प्रोसेस क्या बहुत सीमलेसली, बहुत आराम से हो सके। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस whole circulation system in humans. The circulatory system in human beings is an essential pumping system comprising a muscular pump and several networks of vessels that control the movement of blood around the body. The three main components of human circulatory systems are blood, blood vessels and heart. देखो, अब ये जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, अभी किसके थ्रू होगा? एक ऐसी चीज़ जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, क्या है वो है ब्लड। ब्लड आप देखोगे बहुत छोटी छोटी थिन कैपिलरीज से भी गुजर रहा है। तो ये जो सारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, राइट, ये किसके थ्रू हो रहा है? एफिशिएंटली ब्लड के थ्रू हो रहा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ? ब्लड एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके थ्रू ये मटीरियल इधर से उधर दूसरे नेटवर्क्स में पहुंचता है, ठीक है। तो तीन मेजर कॉम्पोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या हुए? ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। अब हार्ट बेसिकली एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है, जो क्या ब्लड को ब्लड वेसल्स के थ्रू इधर से उधर भेजता है। अब हम पढ़ते हैं पहले ब्लड के बारे में। सो ब्लड इज द रेड कलर्ड फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी. ब्लड इज एसेंशियल फॉर लाइफ एज इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, proteins and hormones to various parts of body. It transports oxygen from the lungs to the body cells and also carries carbon dioxide back to the lungs to be expelled as waste. Blood is composed of two components, plasma and cells. Okay, अब देखो ब्लड, अभी हमने क्या बात की थी? थ्रू आउट बॉडी, है ना, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है, राइट? और जिसमें क्या ब्लड के थ्रू क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे प्रोटीन्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, या कोई केमिकल है, एंजाइम है ना, डाइजेस्टेड फूड है, सब क्या, इनफैक्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब किसके थ्रू पास ऑन होते हैं? ब्लड के थ्रू पास ऑन होते हैं। तो ब्लड किससे मिलके बना है? ब्लड दो चीज़ों से मिलके बना है, एक प्लाज्मा और एक सेल्स। तो आपने ब्लड का कलर देखा होगा, रेड कलर का होता है, और ये फ्लूइड होता है, राइट? थिक तो होता नहीं है, फ्लूइड होता है। तो जो ब्लड है, जो उसका फ्लूइड वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ऑल राइट। और जो ब्लड में उसको थिक बनाता है, चीज़ थिक बनाता है, राइट,
वो किससे बनता है? सेल से। तो ब्लड में डिफरेंट टाइप के सेल्स भी होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टडी अबाउट प्लाज्मा. Plasma is a transparent yellowish fluid. It consists dissolved gases, nutrients, waste, salts and proteins. The major component of plasma is water. Hence, it is liquid part of the blood. Okay, as we discussed, it is a liquid part of the blood. इसमें क्या क्या होता है? Mainly gases होती हैं, dissolved gases, nutrition, waste, salts and proteins. All of these things, right? Now let's understand the cell part of the blood. So, these are the solid parts of the blood. 3 types of cells are present in the blood. Okay. So, what are these 3 types? First is red blood cells, or also known as RBCs or erythrocytes. These are like biconcave disc in shape, filled with a red colored substance called hemoglobin. Hemoglobin is a carrier of oxygen. It is hemoglobin that imparts red color to the blood. It also plays a key role in transporting carbon dioxide from various tissues to the lungs, which is then expelled out of the body during exhalation. तो basically red blood cells, ठीक है, red blood cells क्या है? बाइकन्वेव डिस्क शेप होता है, ठीक है, इन सेल्स का कैसा होता है? ऐसा टाइप का एक इनका शेप होता है, राइट? ये एक रेड कलर के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे खून को लाल कलर देते हैं ना, ये वही सेल्स होते हैं. और इनके अंदर क्या होता है? रेड कलर सब्सटेंस क्या है जो रेडनेस दे रहा है? दैट इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, राइट? तो आपने देखा होगा कि किसी का जो कलर होता है ब्लड का वो बहुत ज़्यादा रेड होता है, किसी का कलर जो ब्लड का होता है वो कम रेड होता है. तो इससे हमें ये भी पता चलता है कलर देख के कि किसके ब्लड में ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और किसके ब्लड में कम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, राइट? जिसका ब्लड क्या होगा? ज़्यादा रेडिश होगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं? हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, राइट? क्योंकि वो रेडनेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी वही कैरी करता है. नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पार्ट. Second type of blood is white blood cells or WBC or what we call leukocytes. So, these are larger than RBCs and smaller in number, but their number usually increases in response to infection. These are irregular shaped like amoeba and are able to move on their own. They provide immunity to the body against diseases and infections. In other words, these cells fight against germs and they may enter our body. In fact, these cells can pass easily through the walls of blood vessels and reach the infected part of the body. They either ingest the foreign material like bacteria and viruses or produce special protein substances called the antibodies that protect us from diseases and infection. They are also known as soldiers of our body. Okay, तो अब दूसरे टाइप के सेल्स क्या होते हैं? WBC. देखो जैसे पिक्चर में भी दिख रहा है, WBC साइज किससे? रेड ब्लड सेल से बड़ा होता है, ठीक है. दोनों में आप देख रहे हो ना, RBCs में कितने 5 सेल्स दिखाए हुए हैं और वहीं पे एक WBC कितना बड़ा है. तो जो WBC होता है उसका मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है आपको इन्फेक्शन से बचाना. जो भी आपके बॉडी के अंदर कोई जर्म्स आएगा, वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, उससे फाइट बैक करने का. तो नेचुरली क्या होता है कि जो WBC होता है उनका नंबर कम होता है बॉडी में, बट जैसे ही कोई इन्फेक्शन आता है हमारी बॉडी में तुरंत इनका क्या नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. तो ये इनका काम होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड the third type of cells, which are platelets. These are very tiny cells and much smaller than RBCs, which stick together and form a clot when a blood vessel is torn or cut and blood starts flowing out. Hence, these prevent the loss of blood by sealing the cut. अब platelets तो आपने सुना भी होगा नाम, right? Platelets क्या blood, right blood cells से भी बहुत छोटे cells होते हैं, as you can see in the picture. बहुत छोटे सेल्स होते हैं और इनका मेन काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग करना. जैसे कहीं पे चोट लग जाती है तो आप देखते हो ना, धीरे धीरे करके ब्लड आपका वहीं पे रुक जाता है. तो जो क्लॉट बन रहा है वो किसका काम है? वो प्लेटलेट्स का काम है. ओके, नाउ लेट्स गेट टू इन्फॉर्मेशन. You know, about 8 million blood cells die in the human body
every second and the same number of all are born each second. तो हमारे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है ना, वो कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहते हैं. रेड ब्लड सेल्स का, एक रेड ब्लड सेल का कितना लाइफ टाइम होता है, 120 डेज. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो मर जाता है. तो क्या होता है, इतना सारा रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में चाहिए, तो कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहते हैं और क्या, कॉन्टिन्यूसली डाई होते रहते हैं. द नंबर इज 8 मिलियन ब्लड सेल्स. सो नाउ लेट्स गेट टू another information. So whenever a cut or wound occurs on skin, blood comes out of the sometime and then it stops. It is due to the formation of a clot. The injured tissues through a series of steps react with platelets of blood to form a fiber-like structure. This structure traps all the red blood cells and ultimately changes it into a hard mass from which no more blood can come out. If blood clot is not formed, blood will keep on flowing out and ultimately lead to the death of an individual. So basically यहाँ पे हम क्या समझते हैं, प्लेटलेट्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. जब भी हमें कहीं पे चोट लग जाती है, राइट, तो क्या होता है, बहुत ब्लड आने लगता है. बट धीरे धीरे हमने क्या नोटिस किया है, क्या होता है, धीरे धीरे वो जो ब्लड है वो एक तो कम आने लगता है और क्या होता है, क्लॉट बन जाता है. ठीक है, क्लॉट क्या होता है, बेसिकली जो ब्लड है जो प्लेटलेट्स के साथ रिएक्ट करता है और एक फाइबर लाइक, मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देता है. ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉट. तो आपने देखा होगा, चोट कभी लगी हो तो उस पर एक थिक सा सरफेस, हार्ड मास टाइप का आ जाता है, राइट, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लॉट. जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड और बाहर नहीं बहता. बट सोचो, अगर प्लेटलेट्स ही ना हो हमारी बॉडी में या कम हो जाए तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट बन ही नहीं पाएगा और हमारा जो बॉडी का धीरे धीरे क्या, ब्लड सारा बाहर निकल जाएगा और जान भी जा सकती है फिर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ब्लड वेसल्स. ठीक है, अभी हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ब्लड वेसल्स, किस किस चीज़ों से वो कंसिस्ट है. ठीक है, these are network of tubes like structure which transport blood throughout the body. There are 3 types of blood vessels. अब 3 टाइप के ब्लड वेसल्स कौन से हैं. पहला, आर्टरीज. These are very thick walled, strong and elastic blood vessels. Arteries carry oxygen rich oxygenated blood from the heart to the other parts of the body. Okay, only pulmonary artery is the artery that carries carbon dioxide rich, that is deoxygenated blood from the heart to the lungs. Arteries have to be strong because they carry blood at quite a high pressure. Blood flowing through arteries except the pulmonary artery looks bright red as it is rich in oxygen. They are deeply placed under the skin. Okay, अब देखो आर्टरीज क्या होते हैं, एक टाइप के ब्लड वेसल्स हैं. ठीक है, ये बहुत थिक वॉल्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और इलास्टिक होती है. इलास्टिक मतलब कि बहुत कम हो सकता है, इनका साइज छोटा हो सकता है. ठीक है, बहुत इलास्टिक होती है. अब ये थिक वॉल्ड भी होती हैं. थिक वॉल्ड रीजन क्या है इसके पीछे होने का, क्योंकि सिंस उसमें से जो ब्लड है वो इतने प्रेशर से बह रहा होता है थ्रू इन आवर बॉडी, इसीलिए स्ट्रॉन्ग भी होती है. ठीक है, अब जो आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड बहता है. ठीक है, कहाँ से, हार्ट से बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी में. ठीक है, अब देखो जो हमारा ब्लड है, ठीक है, वो कहाँ से, हार्ट से पास हो रहा है, राइट. तो पंपिंग ऑर्गन तो हार्ट ही है ना. अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब लंग से जो ब्लड पास ऑन गया उसमें ऑक्सीजन तो आ गया, बट अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फैलाने का काम किसका है, वो है हार्ट का. तो हार्ट से जितनी भी जो आर्टरीज हैं वो पूरे बॉडी में जाती हैं, क्या लेके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके. ओके, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या होती है, एक ऐसी आर्टरी है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जाती है हार्ट से लंग्स में. ठीक है, और सिंस अब ये जो आर्टरीज होती है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, तो ये हमें कैसे दिखती है, ब्राइट रेड कलर की दिखती है. अगर हम अभी कभी अपना हाथ देखें तो हमें दिखेगा कि कुछ आर्टरीज, कुछ ऐसी ब्लड वेसल्स हमें नजर आती है जो थोड़ी सी ब्लैकिश होती है, राइट. तो वो क्या होती है, वो वेन्स होती हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे. बट जो ऑक्सीजन रिच आर्टरीज होंगी उनमें हम क्या देखेंगे कि वो ब्राइट रेड कलर की होती है. ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा स्किन के अंडर प्लेस्ड होती है तो हमें उतना अच्छे से नहीं दिखाई देंगी, राइट, विद नेकेड आई. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वेन्स. व्हाट आर वेन्स?
These are thin-walled blood vessels that carry carbon dioxide-rich blood from different parts of the body to the heart. Veins have valves that allow blood to flow only in one direction, towards the heart. Only pulmonary vein is an exception, as it carries oxygenated blood from the lungs to heart. Okay, तो अब veins क्या होती है? Veins ऐसे blood vessels होते हैं, पहली बात तो ये पतले होते हैं, thin-walled होते हैं. ऐसे blood vessels होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ से कैरी करते हैं? बॉडी से हार्ट के टुवर्ड्स कैरी करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन क्या है? पल्मनरी जो वेन होती है ये इसका एक्सेप्शन है. उसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है. कहाँ से? लंग से हार्ट की तरफ. ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू अ क्वेश्चन. व्हाई द ब्लड इन द आर्टरीज इज ब्राइटर रेड देन ब्लड इन द वेन्स? ओके, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, सो बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन आपको ये क्वेश्चन करना है. ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू द next page. Veins have very thin elastic walls. The diameter of veins is greater than that of arteries. The blood pressure in pulmonary vein is low. Blood flowing through the veins except the pulmonary veins look dark red because it does not carry much oxygen. They are placed closer to the skin. अब देखो, जैसे हम लोगों ने आर्टरीज में देखा था, उसका ऑपोजिट कैसे वेन्स में होता है. ऑल्दो ये इलास्टिक होती हैं, बट जो इनका डायामीटर होता है काफ़ी डिफरेंट होता है आर्टरीज से. ठीक है, काफ़ी वेरी करता है. अब और जो इनमें ब्लड प्रेशर होता है वो भी काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू व्हाट? आर्टरीज. ठीक है, इनमें जो कलर होता है, अब जैसे हमने आर्टरीज की बात की थी, वो कैसे होती है? ब्राइट रेड कलर की. बट वह सिमिलर, बट वहीं पे क्या होता है? वेन्स में क्या होता है? डार्क रेड कलर होता है मोस्टली. और ये सुपरफिशियल, मतलब स्किन के थोड़ा सा नीचे ही प्लेस्ड होते हैं, इसीलिए हम नेकेड आई से भी इनको आराम से क्या ऑब्जर्व कर लेते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द थर्ड थिंग विच इज कैपिलरीज. अब देखते हैं कैपिलरीज क्या होता है. When an artery reaches an organ, it branches out into smaller vessels. These vessels finally branch into extremely thin tubes called capillaries that ultimately joins the veins. Capillaries are smallest blood vessels. The walls of capillaries are so thin that the diffusion of gases and substances happen easily. The exchange of substances between blood and the body cells occurs in the capillaries. Okay, so basically अब आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो, एक साइड क्या है जो हमने कितना रेड से बनाया हुआ, वो क्या है? आर्टरी. ओके, वहीं पे क्या दूसरी तरफ क्या है? वेन. ओके, तो देखो, पहली बात तो इसके कलर को समझते हैं. ये कलर हमने ब्राइट रेड क्यों बनाया? क्योंकि क्या है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है. ऑलराइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. वेयर एज जो वेन्स होती है उसमें क्या होता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है. ठीक है, इसीलिए कलर का डिफरेंस है. तो ये कलर का डिफरेंस सिर्फ हम बुक में नहीं होता, एक्चुअल में भी बॉडी में हमें देखने को मिलता है. राइट, अब ये हमने एक साथ क्यों बनाई है? दूसरी बात, तो क्या होता है, जब कोई भी जो आर्टरी है वो कहाँ से? हार्ट से जब ब्लड लेके दूसरे ऑर्गन्स तक आती है. ठीक है, आर्टरी का यही काम है. राइट, अब आर्टरी लेके आती है, उसके बाद क्या है? हर सेल में पहुंचाना है ऑक्सीजन. तो क्या वो धीरे धीरे क्या कैपिलरीज फॉर्म करती है, मतलब ब्रांचिंग फॉर्म करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज. ठीक है, अब देखो, ऑक्सीजन पहुंच गया. कैसे पहुंचा? इतने पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंच गया. राइट, अब क्या होगा? अब वहां पे ऑक्सीजन जब पहुंचा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होगा. राइट, अब उन्हीं सारी सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके किस में पहुंचाना है? वेन्स में पहुंचाना है. वहीं पे काम क्या है वापस से कैपिलरीज का? ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके वेन्स में पहुंचाना. राइट, तो इसीलिए जो बीच में हम मैश देख रहे हैं ना, ये काम है कैपिलरी नेटवर्क का. राइट, दिस पार्ट. ओके, अब क्या होगा? यहां से ये कैपिलरी से क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किस में? वेन्स में, और उसके बाद जाएगा किस में? हार्ट में. ऑलराइट, नाउ in capillaries the space is so small that only one blood cell can pass through it. Capillaries supply nutrition and supply oxygen to every cell of the body. Blood in the capillaries also collects carbon dioxide and other waste from the cells. So अब देखो, कैपिलरीज ये इतनी थिन होती हैं कि सोचो, अब जब उसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है तो एक सेल एक बार में फ्लो कर पाता है, इतनी थिन होती है.
ये ऐसा क्यों बना हुआ है, कैपिलरीज इतनी थिन क्यों होती है, ताकि जो ब्लड का एक्सचेंज है, जो एयर का एक्सचेंज है ब्लड में, वो बहुत इजीली हो जाए, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस अमंग आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. So, in arteries, they are thick-walled vessels with narrow lumen, whereas veins, they are thin-walled vessels with a wide lumen, and capillaries, very thin vessels with a small lumen. Okay, अब lumen का मतलब क्या हुआ, देखो arteries जो होते हैं जो thick-walled vessels होती है, right? ठीक है, मतलब thick wall होगा, whereas जो veins होती है उनकी जो wall क्या है, बहुत ही थिन होती है. अगर थिन वॉल होती है तो क्या, ल्यूमेन, मतलब जो अंदर का स्पेस है वो ज्यादा होगा, राइट, वाइड होगा. जबकि आर्टरीज में क्या है, नैरो ल्यूमेन. ठीक है, अंदर का स्पेस कम हो गया. वैसे ही कैपिलरीज, दीज आर वेरी थिन वेसल्स विद अ स्मॉल ल्यूमेन. अब इनका स्पेस ही अंदर ऑलरेडी बहुत थिन होती है तो स्मॉल ल्यूमेन होगा, राइट, सिंपल. सो इन आर्टरीज they carry oxygenated blood away from the heart except the pulmonary artery. Veins bring deoxygenated blood into the heart except the pulmonary vein. And capillaries deliver both oxygenated as well as deoxygenated blood to the organs. Arteries are situated in the deeper region of the body, and whereas veins are superficial in position. Capillaries are placed very deep and they have form network in the organs. Okay, जैसे अभी हम लोगों ने समझा. Now, the wall is impermeable to gas and other substance. Arteries की, alright. Impermeable का मतलब क्या हुआ कि जो gases होते हैं वो बहुत easily permeate नहीं कर सकती. मतलब क्या, exchange नहीं हो पाता, right? Impermeable नहीं होती, ठीक है, impermeable होती है. Whereas veins में क्या होता है, their wall is also impermeable to gas and other substance. ठीक है, easily क्या है, गैस अंदर या बाहर नहीं जाएगी. बट उसमें क्या होता है, अब हम किस में देखें, कैपिलरीज में, its wall is permeable and diffusion of gases and other substance occur through its wall. Okay, यहाँ पे क्या है, permeable है. यहाँ पे permeable होने का importance क्या है, ताकि diffusion हो सके gases का, right, very efficiently. Now let's get to the information. If all the capillaries in adult body are connected end to end, they would stretch for about 96,000 kilometers. Isn't it interesting? So जो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो mesh का network है, मतलब capillaries का जो meshy network है वो इतना ज़्यादा है कि अगर उसको end to end connect कर दिया जाए तो कितना, 96,000 किलोमीटर बनेगा. Wow. Now let's get to the heart and understand हार्ट के अंदर कैसे फंक्शनिंग, कैसे ब्लड फ्लो होता है. ऑल राइट, सो इट इज अ मस्कुलर hollow organ present in the chest cavity in between two lungs with its lower conical end slightly tilted towards the left. Its function is to pump the blood to all parts of the body. It is about the size of our fist. It works non-stop from the starting of life in mother's womb to the end of the life, that is death. In an average human lifetime, the heart beats about 2.5 billions of times. Alright? तो देखो जो हार्ट होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है. मस्कुलर का मतलब क्या हुआ, अब देखो उसमें पंपिंग हो रही है, राइट, उसमें जो जितने भी मसल्स है वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रही है, तो इसीलिए क्या उसको मस्कुलर होना पड़ेगा, मतलब मसल से बना हुआ होता है वो. ठीक है, कोई भी बोन इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ मसल्स इन्वॉल्व होती है. अब ये एक हॉलो ऑर्गन है, मतलब ऐसा नहीं है मसल से बना है तो अंदर तक बिल्कुल फिल्ड है मसल से बना और अंदर क्या है, होल्स हैं, काफी सारे होल्स हैं. क्यों, ताकि ब्लड पास होने के लिए, क्योंकि यहीं से तो पंप हो रहा है, राइट. और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारी चेस्ट कैविटी में. तो जो हमारे जो लंग्स हैं, राइट, लंग्स के बीच में होता है और इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग. ठीक है, इसीलिए कई बार जब हम अपना हार्ट बीट देखते हैं तो कहाँ देखते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द लंग. ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. The human heart has two sets of functioning chambers which together work as a team. It is vertically divided into two sides, right side and left side. Each side is made up of smaller upper chambers, the atrium, and the longer and the more muscular chamber called ventricle.
In total, the human head has 4 separate chambers. The right side of the heart receives blood rich in carbon dioxide from the rest of the body and sends it to the lungs for oxygenation through pulmonary artery. The left side of the heart receives blood rich in oxygen from the lungs through pulmonary vein and send it to the rest of the body. Okay? So basically क्या होता है, जो हार्ट है उसका एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, ठीक है. उसी का लेफ्ट और राइट साइड के दोनों के जो एक अपर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियम. तो यहाँ पे हम एट्रियम कैसे देखेंगे, दिस पार्ट, ठीक है. दिस इज व्हाट, एट्रियम. और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, जो क्या है कंपेयर टू एट्रियम थोड़ा लंबा भी होता है और ज्यादा मसल्स इन्वॉल्व होती है इस चैम्बर में, ठीक है. ये क्या है, वेंट्रिकल. तो देखो अब क्या होता है, जो अब ये सेपरेट चैम्बर्स है, तो टोटल कितने चैम्बर्स हो गए, 4 चैम्बर हो गए, ठीक है. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है. अब जो राइट साइड जो हमारा हार्ट का है वो ब्लड को रिसीव करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिस ब्लड में, ठीक है. अब ये कहाँ से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, बॉडी जो यूज किया, अब ऑक्सीजन तो यूज कर लिया, उसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये आता है हार्ट में राइट साइड से, ठीक है. और अब फिर ये कहाँ भेज दिया जाता है, लंग्स में, ठीक है. हार्ट इसको कहाँ भेजता है, लंग्स में भेजता है फॉर ऑक्सीजनेशन. कौन सी आर्टरी यूज होती है इसमें, पल्मोनरी आर्टरी. ओके, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, ठीक है. आर्टरी तो वैसे ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शंस थी, ठीक है. नाउ लेट्स सी द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. लेफ्ट साइड जो हार्ट है वो क्या रिसीव करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड रिसीव करता है. कहाँ से, लंग से, है ना. ऑक्सीजन रिच तो ब्लड लंग से ही आएगा, और थ्रू पल्मोनरी वेन इसको कहाँ भेजता है, थ्रू आउट द बॉडी, सो दैट बॉडी कैन यूज ऑक्सीजन फ्रॉम दिस ब्लड. ओके, नाउ there is a partition in the heart that completely separates right side from the left side of the heart. This separation is called septum. This helps to prevent mixing of pure blood in the left side of the heart from the impure blood to the right side of the heart. Okay. Moreover, there are veins between the arteria and ventricles. These veins open to the let flow in the ventricles but shut as soon as the ventricles are filled with blood. This prevents the backward flow of blood from ventricles to the atria. Okay. So basically यही चैम्बर्स में हमने देखा है कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट और जो राइट साइड ऑफ हार्ट है वो बिल्कुल सेपरेट क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल भी सेपरेट होता है. क्यों, ताकि मिक्स ना हो सके वहां का ब्लड. किससे सेपरेट होता है, सेप्टम से. ऑल राइट. सो ये जो पार्ट होता है इनके बीच का, इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम. नाउ अब क्या होता है, इनमें वेल्स भी होती है. वेल्स अगेन एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. ये क्या इंश्योर करती है, ताकि जो भी ब्लड किधर से आ रहा है, एट्रियम से आ रहा है, राइट, ऊपर की तरफ से आ रहा है, ठीक है. और फिर कहाँ एंटर करेगा, वेंट्रिकल में एंटर करेगा, राइट. तो अब जब वेंट्रिकल में ब्लड एंटर कर जाता है तो ये जो वेल्स होती है, वेल्स बेसिकली एक तरीका क्या है, ओपनिंग है. तो ये क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड. बैक फ्लो मतलब वेंट्रिकल से वापस क्या, एट्रियम में न जाए. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ हार्ट. अब बेसिकली हार्ट के बारे में हमने पढ़ा, अब ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है. सो ब्लड इज रिसीव्ड इन द अपर चैम्बर्स. ओके, ब्लड कहाँ रिसीव होता है, अपर चैम्बर्स में. Deoxygenated blood in right atrium from different parts of the body. And second, oxygenated blood in left atrium after purification from the lungs. देखो अब हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ब्लड कहाँ रिसीव हो रहा है हमें, अपर चैम्बर्स में. एक जगह हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होगा, एक जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रिसीव होता है, राइट एट्रियम में. ओके, कहाँ से रिसीव होगा, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं हमारे वहां से. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रिसीव होता है, लेफ्ट एट्रियम में. कहाँ से, लंग्स की तरफ से, ठीक है, आफ्टर द प्यूरिफिकेशन. सेकेंड, when a wave of contraction starts, the blood is pushed into the ventricles of respective side. Then ventricles contract simultaneously. तो अभी क्या होता है, जब एट्रियम से किस में ब्लड आ जाता है, वेंट्रिकल में, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है. इसी की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड किस में आया, वेंट्रिकल्स में. ओके,
So blood from right ventricle is sent to the lungs for oxygenation. Okay, अब देखो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो कहाँ भेजा जा रहा है? लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन. ठीक है. दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्लड. अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो किधर आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में. वो कहाँ भेजा जाता है? बाकी बॉडी पार्ट्स में. ओके. सो ये सारी वर्किंग है अलग अलग चैम्बर्स की. चारों चैम्बर्स में ऐसे ऐसे काम हो रहा होता है. नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन. The heart circulates the entire blood in the body more than 1,000 times per day, pumping a total of about 6,000 liters of blood every day. Isn't that an interesting information? Now, let's get to a question. You have heard about ECG, right? What is ECG or electrocardiogram? This you have to find out, okay? Now, overall, the rhythmic and coordinated beating of 4 chambers of the heart maintains the circulation of blood and transportation of substances to different part of the body. Now let's get to the another part of heart, that is heartbeat. तो अब हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, बट हम हार्ट बीट भी एक ऐसी वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जो हम सुनते हैं हार्ट से रिलेटेड, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्ट बीट. The chambers of heart are made up of special types of muscles called cardiac muscles. किससे बने होते हैं मसल्स? हार्ट के कार्डियक मसल्स से. These muscles never relax and work continuously. For pumping blood, these muscles contract and relax in rhythmic manner. This rhythmic contraction and relaxation of different chambers produces the heartbeat. The beating of heart can be felt indirectly by feeling the pulse, but the sound of the heartbeats can be heard directly by using an instrument called stethoscope. It consists of a chest piece connected to a Y-shaped tube. In fact, the chest piece is a sound detecting device having a thin plastic diaphragm on one side that is kept in contact with the skin for receiving the sound of the heartbeat. Okay? तो basically heart जो हमारा है किससे बना है? कार्डियक मसल से बना है. अब यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है हार्ट में ताकि ब्लड पंप हो सके, राइट? अब देखो एक ये रिदमिक साउंड क्रिएट करता है. ऑल्दो ये जो रिदम है ये हम फील कर सकते हैं. कैसे? अपने जो रिस्ट पे है या हार्ट पे भी अपना नॉर्मल अगर हैंड लगाते हैं तो हमें फील होगा. बट अगर यही साउंड्स हमें बहुत प्रिसाइजली सुन लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं? स्टेटोस्कोप, राइट? स्टेटोस्कोप एक टाइप का डिवाइस है जो हम हार्ट की साउंड्स सुनने के लिए यूज़ करते हैं. तो इसका एक पार्ट होता है जो हम ईयर में लगाते हैं और एक पार्ट होता है जिसको हम मूव कर सकते हैं और हमें हार्ट या चेस्ट के पास लगाते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. So, if a stethoscope is placed on the chest directly over the region of the heart, it amplifies the sound of the beating heart, which can be heard by the doctor. In healthy adults, there are 2 normal heart sounds, often described as a lub and dub, that occur in sequence with each other heartbeat. From the sounds of the beating heart, a doctor may get clues about the condition of the heart. Basically, ऐसा एक स्टेटोस्कोप दिखता है, ठीक है? तो इसमें जो 2 पीसेज हैं ये कहाँ यूज होते हैं? ईयर में. और ये जो एक सिंगल पीस है कहाँ यूज होता है? चेस्ट पे रखने के लिए, ठीक है? ये वाला. तो जो स्टेटोस्कोप का ये वाला पार्ट है हम कहाँ रखते हैं? चेस्ट पे रखते हैं और मूव करते हैं ताकि हम जो भी साउंड है हार्ट का उसको एम्पलीफाई करता है बेसिकली स्टेटोस्कोप, ठीक है? और डॉक्टर उसको सुनता है. तो देयर आर नॉर्मल 2 टाइप ऑफ साउंड्स विच इज कॉल्ड लब एंड डब. ओके, बट अगर इससे थोड़ी सी भी कोई डिफरेंट साउंड आती है तो डॉक्टर को क्या पता चलता है? देयर इज सम डिफरेंस इन द बीटिंग ऑफ हार्ट. तो डॉक्टर क्या मेडिकल कंडीशंस भी पहचान सकते हैं इस साउंड से. नाउ लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट. सो टेक अ ग्लास funnel and attach a rubber tube to the funnel. Then fix the rubber sheet on the mouth of the funnel with the help of a rubber band. Place the mouth of the funnel on your chest close to your heart and other end of the rubber tube on one of your ears. A regular lub-dub thumping sound will be heard by you. This sound is your heartbeat. If you count your heartbeat, you can hear it for 70 to 72 times in a minute. So basically आपको क्या करना है? एक ग्लास फनल लेना है, ठीक है? और इसको कहाँ से? एक रबर से अटैच कर देना है,
ठीक है, एक रबर से शीट से अटैच कर दोगे तो फिर आप इसको कहाँ पे प्लेस करोगे, अपने चेस्ट पे प्लेस करोगे, ठीक है। ये वाले पार्ट को आपको किससे, एक रबर से कनेक्ट कर दे रहा है, रबर शीट से, और अब आपको इस पार्ट को किधर रखना है, अपने चेस्ट की तरफ रखना है और हार्ट की साउंड सुनने की कोशिश करना है। सो यू विल ऑब्जर्व दैट आपका हार्ट कितने बार बीट कर रहा है, 70 to 72 टाइम्स पर इन अ मिनट, ऑलराइट। ऑन द अदर हैंड, द स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ आर्टरीज with each heartbeat is felt as a throbbing movement called pulse. Hence, there is one pulse for each heartbeat. The pulse can be felt at various points on the body, whereas the arteries are just under the skin, such as temples, neck, crook of the elbow, wrist, back of the knees, and inside the back of the ankle. The normal pulse rate of human aged 18 years or more can be anything between 60 and 100 beats per minute. Usually, the healthier or fitter you are, the low will be your pulse rate. For a newborn baby, normal pulse rate lies between 120 to 160 beats per minute. With extreme exercise or physical activity, the heart can beat up to 200 times per minute. When we are excited, scared, or anxious, our hearts get signal to beat faster. During fever, the heart beats faster to bring some more blood to the surface of the body to release heat and thus cools the body. The heartbeat also increases during and after a meal to send more blood to the digestive system. अब देखो क्या होता है, अब जैसे जब हार्ट बीट होता है, ठीक है, हार्ट बीट होता है तो क्या एक थ्रोबिंग मूवमेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्स। बेसिकली आर्टरीज स्ट्रेच हो रही है, रिलैक्स हो रही है, ठीक है, दिस कॉजेज व्हाट, हार्ट बीट, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रोबिंग मूवमेंट को पल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो पल्स है एक नॉर्मल इंसान की, जो एक हेल्दी इंसान है उसकी कितनी मिलेगी, 60 टू अराउंड लाइक 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। बट अगर हम जैसे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे तो वो कितना 200 तक भी पहुंच जाती है, ऑलराइट। कई बार क्या होता है, जब हम जैसे जब फूड खाया है तो क्या रेस्पिरेशन अब ज़्यादा होगा, राइट। हमारी बॉडी क्या करती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अब चालू हो जाएगा तो वहाँ पे ब्लड ज़्यादा भेजना है, राइट। या फिर जब फीवर है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे वो जो इंक्रीज टेम्परेचर कूल डाउन करने की कोशिश करती है तो भी ब्लड ज़्यादा चाहिए, राइट। तो इस टाइम क्या होता है कि आप देखोगे आपका जो पल्स है वो बढ़ा हुआ मिलता है, ऑलराइट। नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन। There is no substitute for blood. If people lose blood from surgery or injury or if their body cannot produce enough blood, there is only one way to get it, that is through transfusion of blood donated by volunteers. Every healthy person over 18 years of age must donate blood so that it can be given out to the sick person during emergencies. तो देखो जो ब्लड होता है ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब कि ब्लड की जगह पे हम कोई भी चीज़ और यूज़ ही नहीं कर सकते, राइट। तो अगर ब्लड सर्जरीज के थ्रू, इंजरी के थ्रू कभी बॉडी से लॉस हो गया है तो सिर्फ उसको ब्लड ट्रांसफ्यूशन करके ही, मतलब बेसिकली और ब्लड दे के ही बॉडी में उसको सर्वाइव कर सकते हैं हम लोग। इसीलिए इट इज़ रिकमेंडेड दैट वी शुड ऑल डोनेट ब्लड वंस वी आर टर्न 18 ईयर्स ऑफ एज, ओके, ताकि इमरजेंसीज में जो सिक पीपल है उनके काम आ सके। So now, based on your understanding, you have to record the pulse rate of your family members while doing various activities like when they are lying on bed, when they are eating, running and exercise. Okay? Now let's get to the next page. Let's study about organisms without a circulatory system. अब देखो ऐसे organism जिसमें circulatory system ही नहीं है, ठीक है, कैसे वो सारी चीज़ें हो पाती हैं जैसे humans में हो पाती हैं, तो वो हम पढ़ते हैं, है ना। तो उनके पास कुछ स्पेशली कुछ तो डेवलप्ड होगा ना। लेट्स गेट टू दैट। ऑल ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा, they get their food and oxygen directly from the water in which they live. Sponges are the simplest form of multicellular organisms. They do not have internal organs, muscles, a nervous system, or a circulatory system. Their walls are lined with many small pores that allow water to flow into the sponges and provide food and oxygen. The water also carries away wastewater, material, and carbon dioxide as it flows out of the organism.
Tube-like microscopic freshwater organisms like Hydra also take in food and oxygen and get rid of waste in a similar manner. They do not need a circulatory system or a fluid like blood to transport nutrition and waste product. ओके तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनपे हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है? स्पॉन्जीज और हाइड्रा. तो आप फोटो जो देख रहे हैं ये कहाँ मिलते हैं हमें? मरीन. ठीक है, मरीन लाइफ है. दीज आर कॉल्ड स्पॉन्जीज. ओके, तो इनके पास क्या है? कोई भी अंदर ऑर्गन या मसल्स या कोई नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता. ऑल राइट. तो जो इनकी वॉल्स होती है अंदर की, किससे लाइन होती है? बहुत छोटे छोटे इसमें पोर्स होते हैं, जैसे आप देख भी रहे हो इधर. ठीक है, और इसमें से क्या होता है? वाटर अंदर जाता है और वहीं पे वो ही इसके लिए क्या होता है? फूड होता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वाटर. फिर इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होता है? वाटर बाहर चले जाता है. दिस इज हाउ दे टेक इन देयर फूड एंड ऑक्सीजन. ऑल राइट. Similar in the case of Hydra. So, based on your understanding, you have to state true and false in front of these sentences. Now, let's move to the topic of excretion. Now, as a result of several chemical reactions continuously taking place in the body of an organism, many waste products are formed. These products may become harmful if they are not disposed of the body. Thus, it becomes essential to remove these waste products periodically from the body. Hence, the process of removal of waste products in the cells of the living organism is called excretion. तो बेसिकली देखो अब क्या है, हम लोगों ने क्या जो एनर्जी था, ठीक है, जो ऑक्सीजन था वो भी हमने सेल्स में पहुंचा दिया. बट अब जब ये सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो इसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है. राइट. अब ये वेस्ट प्रोडक्ट कैसे सेल्स के से बाहर बॉडी में फेंका जाता है? राइट. बाहर ट्रांसफर किया जाता है. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन. सो द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट प्रोडक्ट. नाउ लेट्स गेट टू द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है? राइट. सो वी नो दैट blood transport food, air and water to different parts of the body. It also carries waste products. The human body consists of a specialized system which purifies the blood. This system is known as excretory system. This system comprises of kidneys, ureter, urinary bladder and urethra. So basically एक ऐसा सिस्टम ह्यूमन बॉडी में जो क्या है, एक किस लिए स्पेशलाइज्ड है? ताकि वो प्योरीफाई कर सके ब्लड को. ठीक है, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम. कंप्राइजेज ऑफ व्हाट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. ठीक है, अब हम उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज किडनी. द किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन थ्रू विच nitrogenous wastes are removed from the body. These are 2 in numbers and bean shaped. These are dark red, slightly flattened and placed against the back of the abdominal cavity just below the diaphragm, one on either side of the vertical column. Alright, they are protected by the last 2 ribs. Okay, तो basically kidneys क्या होती है? Kidneys क्या है? Main organ है excretion का. तो जो भी चीज़ें एक्सक्रीट होनी है, ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? किडनी में फिल्टर होने के लिए. अब किडनी के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज़ हम आगे पढ़ते हैं. बट ये इनका शेप कैसे होता है? जैसे आपने बीन्स देखी है, राइट, राजमा बीन्स होती है, वैसा ही बिल्कुल शेप होता है किडनी का. राइट, लाइक दिस. और ये प्लेस्ड कहाँ होती है? तो जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है, राइट, ये वाला जो एरिया है और इसका जो बैक साइड है, ठीक है, ये यहाँ पे प्लेस्ड होती है दोनों किडनीज. ओके, और ये किससे प्रोटेक्टेड होती है? तो जो हमारा रिब केज है, ठीक है, उसकी जो लास्ट बोन होती है उससे प्रोटेक्टेड होती है. नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. द पोजीशन इज स्लाइटली asymmetrical, the left kidney being a little higher than the right. Each kidney is composed of numerous microscopic coiled tubules called nephrons. They serve as filters. About 1 million tiny nephrons filter out excess water, salts and urea from the blood as it passes through. The clean blood leaves the kidney and continues its circulation in the body. The waste filtered
by the kidney from the urine that passes from the kidney through the ureters, urinary bladder and finally excreted from the body through the urethra. So now अभी हम लोगों ने देखा क्या, प्लेसमेंट देखा हमने किडनी का, राइट? तो जो किडनी होती है, जो लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर प्लेस्ड होती है, किससे? राइट किडनी से. अब किडनी में कैसे एक्चुअली में फिल्टर हो पा रहा है? सो दे हैव न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स. ओके, सो कैसे दिखते हैं वो? बहुत ऐसे कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स बोलते हैं, राइट? और इनका मेन फंक्शन क्या है? फिल्टर करना. तो 1 मिलियन इतने नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में, ठीक है, और वो क्या फिल्टर करते हैं? जो भी एक्सेस वाटर है, सॉल्ट्स है, यूरिया, जो भी वेस्ट है, राइट, वो फिल्टर कर देते हैं. ऑलराइट, और जो क्लीन ब्लड है वो क्या होता है? हमारी बॉडी में वापस चले जाता है. अब ये जो फिल्टर किया है, जो एक्सक्रीशन किया है, वो कहाँ से निकलेगा? यूरिन के थ्रू हम पास ऑन करते हैं, थ्रू यूरेटर्स, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली थ्रू यूरेट्रा. ओके, नाउ लेट्स गेट टू अ क्वेश्चन. Why is right kidney slightly lower in position compared to the left kidney? So you have to find this out. Okay, now let's understand the ureters. These are pair of muscular narrow tubular structure which arises from kidney and open in urinary bladder. These conduct urine from the kidneys to the urinary bladder. देखो, अब फिल्टर आउट तो हो गया, राइट? किडनीज में मेन काम हो गया. अब क्या है? पास करना है यूरिन को बाहर आउटर आउटलेट तक, ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है? फिर यूरेटस तक आता है. ये क्या है? एक मस्कुलर नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें जो यूरिन है वो कहाँ से? किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है. नाउ कम्स द यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज अ pear shaped sac like structure situated in the pelvic region of the abdominal cavity. It can store about 0.5 to 1 liter of urine. Its outlet is closed tight by ring of muscles or sphincter. तो बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, राइट? अब यूरिन जो स्टोर हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है. जो उसका एंड होता है, ठीक है, उसको क्या होता है? वहां पे बहुत सारी मसल्स होती है, रिंग ऑफ मसल्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर. ओके, स्फिंक्टर. नाउ कम्स द यूरेथ्रा. इट इज अ शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब. It leads from urinary bladder to the outside. The opening of urethra is regarded by a sphincter muscle. It relaxes at the time of urination and adult human passes about 1.5 to 2.5 liters of urine every day. In one day, the excretory system cleans your blood over 400 times. Okay, तो अब यूरेथ्रा क्या है? जो हम यूरिन है उसको आउटसाइड कैसे पहुंचाना है, ठीक है, वो काम करता है कौन? यूरेथ्रा. तो बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा में जाता है, ठीक है. यहाँ पे एक स्फिंक्टर ऑफ मसल्स होता है ताकि वो गार्ड कर सके, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है? कितना एवरेज है? 1.5 से लेके 2.5 लीटर्स यूरिन जो है एक ह्यूमन बॉडी पास करता है इन अ डे. और हमारी यही जो हमने पढ़ा अभी 4-5 चीज़ें मिला के, है ना, जो सर्कुलेशन हो रहा है ना, जो हमारे यूरिन एक्सक्रीशन हो रहा है, ये कितना हो पाता है? 400 टाइम्स होता है एक दिन में. ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन. द किडनीज आर द मास्टर केमिस्ट ऑफ द बॉडी. अबाउट 1 liter of blood passes through them every minute. Isn't that interesting? 1 liter of blood passing through them every minute. हर एक मिनट में 1 liter blood पास हो रहा है. Now let's get to an information. A human being has 2 kidneys which work with the same efficiency. If somehow one kidney is damaged, then the other kidney is sufficient for excretory needs. If both the kidneys stop working due to infection or injury, waste products start accumulating in the blood. This situation may cause death. In such a case, the affected person cannot survive unless his blood is filtered periodically through an artificial kidney. This process is called dialysis. With regular dialysis, patient with kidney failure can live for many years. Okay, अब देखो क्या है, हमारे पास 2 किडनीज होती है, राइट? और ये दोनों ही सेम एफिशिएंसी से एक्सक्रीशन करती है. बट अगर बाय सम चांसेस एक किडनी हमारी डैमेज हो जाती है या इंजरी हो जाती है, किसी रीज़न से वर्क करना बंद कर देती है, तो क्या होता है? दूसरी किडनी इतना सफिशिएंट होता है उस किडनी में कि वो पूरा एक्सक्रीटरी जो भी
प्रोडक्ट है वो निकाल सके आराम से। बट अगर हमारी दोनों ही फंक्शन किडनी करना बंद कर देगी तो क्या होगा, एक्सक्रीशन हो ही नहीं पाएगा, राइट। किडनीज के थ्रू तो मेन एक्सक्रीशन होता है, वो हो ही नहीं पाएगा, तो फिर क्या होगा, जो वेस्ट है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा और डेथ हो जाती है फिर ऐसे केसेस में, क्योंकि क्या, टॉक्सिकेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ब्लड जो है वो फिल्टर होता है थ्रू व्हाट, आर्टिफिशियल किडनीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। तो ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो जिनकी दोनों किडनीज खराब हो जाती है, वो डायलिसिस कराते हैं अपने ब्लड का और उससे सिग्निफिकेंट थोड़ा ज़्यादा जी पाते हैं, राइट। नाउ लेट्स गेट टू द अदर ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। अभी हम लोगों ने देखा कि मेन ऑर्गन्स क्या था, ठीक है, किडनी थी, राइट। बट अभी और भी अलग जैसे ऑर्गन्स हैं जिसमें किसमें यूज आते हैं, एक्सक्रीशन में, ऑलराइट। Some other organs such as skin, liver and lungs in the human body also helps in excretion. So the skin. How skin is helping in excretion? Skin is richly supplied with blood vessels. There are about 2 to 5 million small structures present under our skin which is known as sweat glands. Okay. The process of sweating is due to the several sweat glands. Water, salts and urea diffuse out from the blood vessels into the sweat glands. These wastes then leave the body through tiny pores in the skin as sweat. Okay, so basically क्या होता है, स्किन जो है उसमें भी आपने देखा होगा कई बार हमें स्वेटिंग होती है ना, तो स्वेटिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सक्रीशन जो हमारी बॉडी रिलीज कर रही है। अब स्किन के थ्रू कैसे होता है एक्सक्रीशन, स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, राइट। ये वाले एरिया में क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हो, दिस वन, राइट। तो जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी वाटर हो गया, सॉल्ट्स हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, वो आपके ब्लड से डिफ्यूज करके क्या करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स में भेज देते हैं। और स्वेट ग्लैंड्स क्या, स्किन के थ्रू वो चीज़ें वो लिक्विड फॉर्म निकाल देते हैं, ऑलराइट, टाइनी पोर्ट से। सो दिस इज हाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन द स्किन। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज। Other is liver. Let's see liver में कैसे excretion होता है. It is the largest gland of the body. It is lobe-like structure lying just below the lungs. It receives water and unwanted substances. The human body does not store extra amino acid that we take in our diet. After a process called deamination, the extra amino acids are expelled out from the body. This process takes place in the liver and leads to the production of urea. This process of detoxification also takes place in liver, in which it breaks down many harmful substances like poisons in contaminated food, drugs and alcohol. Okay, तो अब क्या होता है, जैसे कि जो भी हम चीज़ खाते हैं, राइट, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स, तो वो हम अपनी बॉडी में क्या स्टोर करते हैं कहीं ना कहीं, बट क्या होता है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती, राइट। तो अगर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं थ्रू डाइट और समथिंग एल्स, तो क्या होता है, उसको एक्सक्रीट आउट करना होता है। तो वो एक्सक्रीट आउट कहाँ पे होता है, लिवर के अंदर। ओके, लिवर का फिर यहाँ पे फंक्शन आता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन, मतलब एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स को बाहर निकालने के लिए क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन। ओके, क्यों होता है ये, ताकि जो हमारी बॉडी है उसमें क्या, डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब टॉक्सिफिकेशन ज़्यादा ना हो जाए। तो ये प्रोसेस क्यों होता है, फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, ताकि लिवर में जो भी ज़्यादा अमीनो एसिड हो गए उसको हम बाहर निकाल सकें। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू द लंग्स। लंग्स में कैसे डिटॉक्सिफिकेशन होता है। Humans have one pair of lung in which deoxygenated blood gets oxygenated. The excretion of carbon dioxide takes place in lungs. The two lungs are protected by flexible rib cage and sternum on the front and vertebral column at the back. The left lung is two-lobed and slightly smaller than the right lung, which is three-lobed. Okay, so basically क्या होता है lungs में? Lungs में बहुत meshy network होता है, right? जिसकी वजह से कहाँ पे ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड बनता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, बाहर जाता है, एज इन जो उसमें से CO2 है ना, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या बाहर चली जाती है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, लंग्स में हो रहा है, राइट। अब लंग्स जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं किससे, रिब केज से, हमने देखा होगा।
ऐसे बोन्स का नेटवर्क होता है, ठीक है। तो लंग्स प्रोटेक्टेड होते हैं किससे, रिब केज से, ऑलराइट, पीछे से भी और आगे से भी। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक and study about excretory system in animals. Okay, so animals have a more complicated mechanism for excretion. Nitrogenous waste materials such as ammonia and urea produced in the body of an animal are of no use to the cells and are harmful to the body. Like humans, in most mammals, area dissolved in water is excreted as urine, but aquatic animals such as fishes and sponges excrete nitrogenous waste in the form of ammonia gas, okay, which directly dissolves in water. Animals that have limited access to the water such as birds, lizards and snake excrete water in the form of white semi-solid compound which is called uric acid, which has mainly uric acid. Okay, तो अभी हम लोग देख रहे हैं excretory system in animals. तो जैसे aquatic animals हैं, mammals हैं, इस केसेस में कैसे जो यूरिया है वो एक्सक्रीट आउट होता है। तो ह्यूमंस के केस में तो देखा हमने कैसे यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है, राइट। वहीं पे कैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो उनका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको किस फॉर्म में, अमोनिया गैस के फॉर्म में कहाँ, वाटर में रिलीज करते हैं, ठीक है। वैसे ही जो स्नेक्स होते हैं, लिजर्ड्स, बर्ड्स होते हैं, ये क्या है, इनको पानी का ज़्यादा रीच आउट नहीं है, राइट। पानी में तो मोस्टली लोग रहते नहीं है, तो क्या होता है, ये एक पानी में गैस को रिलीज नहीं करते, बट वहीं पे एक वाइट सेमी सॉलिड कंपाउंड एक्सक्रीट करते हैं जिसमें मेनली क्या होता है, यूरिक एसिड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा एनिमल्स के केसेस में, लाइक जैसे एनिमल्स में भी देखा कैसे होता है, ह्यूमंस में देखा कैसे होता है। अब हम देखें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। सो plants are autotrophs, means they make their own food by the process of photosynthesis. For this, raw materials like water and carbon dioxide are required by plants. Plants have a well-developed transport system called vascular system. Vascular system is consisted of vascular tissue called conducting tissue. A tissue is a group of smaller cells which is assigned to perform a specific function in an organism. A plant has two types of vascular tissue, xylem and phloem. Xylem is the vascular tissue which transport water and mineral in the plant, whereas phloem is the vascular tissue which transport food prepared by the leaves in the plant. So basically, अब plants में कैसे transportation होता है, right? तो जो भी प्लांट्स होते हैं, जैसे ऑटोट्रोप्स होते हैं प्लांट्स, राइट, दे मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जितना भी उन्होंने रॉ मटेरियल बनाया, ठीक है, और पानी लिया रूट्स के थ्रू, तो अब ये पूरे प्लांट में पहुंचना जरूरी है, राइट। तो अब ये कैसे पहुंचता है, तो इनके पास एक सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर सिस्टम। इसको किससे बना होता है, ये वैस्कुलर टिश्यू से बना होता है, ठीक है, मतलब जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है ये। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। एज द नेम सजेस्ट, कंडक्टिंग मतलब कंडक्ट करना, थ्रू आउट प्लांट में कंडक्ट करते हैं ये, ठीक है। अब जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है, जाइलम फ्लोएम आर द वैस्कुलर टिश्यूज। तो जाइलम एक ऐसे टाइप का टिश्यू है जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वहीं पे जो फ्लोएम है वो एक ऐसे टाइप का वैस्कुलर टिश्यू है जो क्या प्रिपेयर्ड जो फूड है उसको ट्रांसफर करता है, कहाँ से, लीव से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट तक, ठीक है। Now let's understand the mechanism of transportation of substances in a plant. So plant absorb water and minerals from their soil through the thin hair-like structure present in the roots. These structures are called root hairs. Root hair increase the surface area of root for the absorption of water and minerals from the soil. The absorption of water and minerals by the root hair involves the process of osmosis. Okay, देखो अब क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ प्लांट हम पढ़ रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर और मिनरल्स की। प्लांट कहाँ होते हैं, रूट्स में होते हैं, राइट। तो वहाँ से जो सॉइल में से कैसे वाटर और मिनरल रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट में जा रहा है वो हम देखते हैं। अब देखो रूट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे फाइबर्स निकले होते हैं, राइट। तो उन्हीं फाइबर्स में से जब और फाइबर्स निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर,
ठीक है, रूट हेयर कंडक्ट करता है, ठीक है, कैसे? थ्रू ऑस्मोसिस। जो भी मिनरल है, वाटर है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, वाटर के, मिनरल्स के, और मिनरल्स किस में से? सॉइल में से रूट हेयर तक, ठीक है। You can understand osmosis by performing follow activity. Now let's go to the next page and do that activity. So, take a potato and peel it. Slice off one of its end to make a flat surface. On the other end, scoop it to make a deep cavity. Fill half of the cavity with sugar syrup and mark the level of the sugar syrup with a pin. Place the potato in a dish filled with water. Now leave the sit up for a few hours and then observe. You will find the level of sugar syrup has increased. So basically आपको क्या करना है? आपको एक पोटैटो लेना है, ठीक है, और उसको पील कर लेना है और उसको बीच में से कट कर देना है, ठीक है। कट इसलिए करना है ताकि आप उसको, वो बिल्कुल आराम से, अगर आप उसको फ्लैट सरफेस पे रखो तो रखा जा सके। नाउ अब आपको उसमें एक डीप कैविटी बनानी है, तो बेसिकली ऐसे करके, ठीक है, ये कैविटी बनाया आपने, इसमें आपको क्या करना है? शुगर सिरप डालनी है आपको, ठीक है। आपने शुगर सिरप डालिया और पिन से मार्क कर दिया, लेट्स से आपने ये पिन लगा दी, ठीक है। अब इसको आप किधर प्लेस करोगे? एक पानी के बर्तन में प्लेस कर दोगे। मेक श्योर ये पूरा इमर्ज नहीं होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि आलू के ऊपर भी पानी चला जाए, राइट? अब आप क्या देखोगे, और कुछ घंटों के लिए इसको छोड़ दो, तो आप देखोगे कि जो शुगर सिरप है इसका क्वांटिटी इंक्रीज हो गया, मतलब ये जो कैविटी थी इसमें पानी राइज कर गया, राइट? यहाँ पे तो क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, पानी अंदर मूव करा। इन द अबव एक्टिविटी वाटर एंटर्स इन द पोटैटो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इन द सेम वे water is absorbed by root hair and reach to xylem tissue present in roots. Okay, so ऐसे ही जैसे osmosis हुआ, ये same osmosis कहाँ पे होता है? roots पे होता है। तो जो भी पानी roots soil में present है वो किस में? root में आ जाता है through क्या? xylem tissues. Okay, xylem tissues are consisted of pipe-like structure running along the stems and roots. These pipe-like structures are joined end to end, giving a tubular structure throughout the plant. The process of transpiration of water through xylem is known as conduction. Okay, so basically ये जो पानी है ये conduct हो पाना, right? Soil से throughout plant move होना, इसको क्या बोलते हैं हम? Conduction. The water and the dissolved minerals conducted through xylem are called sap. And the upward movement of sap through xylem is called ascent of sap. The movement of sap in xylem is unidirectional, that is only in one direction. देखो अभी जो वाटर है, मिनरल्स हैं जो कंडक्ट हो रहे हैं थ्रू आउट द प्लांट, किसके थ्रू हो रहे हैं? जाइलम के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वाटर और मिनरल्स हैं, ठीक है, जो एक जो भी कंडक्ट होता है, इस मटेरियल को हम, इसको क्या बोल रहे हैं? बेसिकली सैप, ऑलराइट, इसी को हम क्या बोलते हैं? सैप। और इस मूवमेंट को, इस अपवर्ड मूवमेंट को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। अब एसेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जाइलम होता है, क्योंकि जो मिनरल और वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। नाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, दैट इज ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. Translocation is performed by phloem. Phloem is made up of cells called seen tubes. These cells are placed one above the other to form a long tubes. Throughout this food is called transported. The content in phloem can move in upward as well as downward direction. So basically देखो, अब फूड तो हो, अब हमने किसकी बात की थी अभी? वाटर एंड मिनरल्स की। अब जो प्लांट का फूड है वो कहाँ बनता है? स्टोमेटा, दैट इज ऑन लीव्स, ठीक है। अब लीव्स से दूसरे पार्ट तक, दूसरे प्लांट के पार्ट्स तक ये पहुंचना, ये किसके थ्रू होता है? ये होता है फ्लोएम के थ्रू, ऑलराइट। फ्लोएम के छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सीन ट्यूब्स हैं, ठीक है। उनकी वजह से क्या होता है? ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को क्या हम बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ओके। सो नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन to understand that xylem conducts water in plant. Okay,
So you will require soft twig of balsam plant having a white flower, beaker, red ink and water. So what you have to do is take a beaker half filled with water and add few drops of red ink into the water. Place the twig into the beaker and leave it for an hour. Alright, तो आपको क्या करना है, एक बीकर लेना जिसमें पानी भर के वो प्लांट को आपने डाल देना है, जिसका मेक श्योर जो फ्लावर है वो वाइट कलर का हो. और अब आपने उसमें क्या करना है, रेड इंक के कुछ ड्रॉप्स डाल देना है. ठीक है, कुछ घंटे उसको ऐसे ही छोड़ देना है. यू विल ऑब्जर्व दैट द वाइट फ्लावर हैज चेंज टू कलर, हैज चेंज इट्स कलर टू व्हाट, रेड. दिस प्रूव्स दैट जाइलम कंडक्ट वाटर इन अ प्लांट. ठीक है, तो अब देखो पहले वाइट प्लांट था, अब क्या हो गया, रेड हो गया. किसकी वजह से हुआ है, जो आपने पानी में रेड इंक डाली है. ठीक है, इससे हमें क्या समझ आता है कि जो जाइलम है वो क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है. नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन. Osmosis is a physiological process taking place when two solutions have different concentration are separated by a semi-permeable membrane. A semi-permeable membrane is one that allows only water molecules to pass through them. The movement of water molecules takes place across the membrane from a dilute solution to a concentrated solution. This process enables cell-to-cell movement of water in the root cells after it is absorbed from the soil by the root hair. Thus, water finally reaches up to the xylem of the root. Okay, तो basically osmosis क्या होता है? Osmosis में basically जब दो concentration है solution के और वो concentration differ कर रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, movement होता है water का. ठीक है, through a semi-permeable membrane. अब सेमी परमिएबल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसा फिल्टर जो कुछ ही चीजों को पास ऑन होने दे रहा है अपने अक्रॉस. ठीक है, तो क्या होता है, अब देखो जब एक लेट्स से एक मेम्ब्रेन है, ए तरफ जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, बी के तरफ है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की. ऑलराइट, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा. ठीक है, ऑस्मोसिस होगा. क्या होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की टुवर्ड्स वाटर का मूवमेंट होता है. ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड ऑस्मोसिस. ऑलराइट, ऐसे ही मूवमेंट किस में होता है, हम प्लांट में देखते हैं. ठीक है, तो एक बार क्या होता है, जैसे कि कंडक्शन हो गया. ठीक है, जैसे कि वाटर और जो मिनरल है वो सेल के अंदर आ गया, वहीं से फिर क्या होता है, सेल टू सेल मूवमेंट होता है वाटर का. किसमें, रूट के सेल्स में. ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पार्ट. Before we move to the next topic, you have to give one word for the following sentences. Now, let's move to the next topic, which is excretion in plants. Plants do not possess extra excretory organs. They have small pores on the leaf surface called stomata. Oxygen produced during the photosynthesis, excess of water and some other extra materials which are of no use to plants are removed from them. सो बेसिकली प्लांट्स में भी कोई क्या है, स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है. राइट, नाउ थ्रू स्टोमेटा द प्लांट रिमूव्स ऑक्सीजन इन डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट. हाउएवर, unused materials are deposited in the form of crystal either in the bark of the stem or leaves or in the peels of the fruits. Sometimes, due to the presence of these extra minerals, peels of some fruits like orange taste bitter. Many plants like eucalyptus, pine and rubber release toxic waste in the form of oil, rubber and resins. Okay, तो देखो प्लांट्स के पास जो क्या है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता नहीं है, तो जो एक्सेस वाटर है वो तो कैसे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या निकल जाता है. राइट, किसके, स्टोमेटा के थ्रू. बट कई बार क्या होता है कि जो प्लांट्स में कुछ ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जो उसमें क्रिस्टल के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा जो स्टेम होता है, ठीक है, जो ट्री का जो बार्क होता है वहाँ से रेजिन निकलता है. राइट, या क्या ऑयल निकलता है. तो ये सारे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं. या फिर कई बार आपने देखा होगा जो फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं ना, वो बिटर टेस्ट करते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज स्टोर्ड देयर. नाउ लेट्स मूव टू द ट्रांसपिरेशन. Plants lose water through the process of transpiration. Transpiration in plants is similar to the sweating in humans. It refers to the loss of water vapor from a plant through the stomata of leaves,
When water is lost from the leaves either due to transpiration or consumed in the process of photosynthesis, the water column becomes gradually stretched and creates a pull called transpirational pull. The continuity of water column does not break due to the forces operating between the water molecules and also between the water molecules and the wall of the xylem vessel. The transpirational pull is sufficient to raise water in leaves of tallest trees. Okay, so basically transpiration क्या होता है? जैसे कि ह्यूमंस में स्वेटिंग होता है, वैसे ही क्या प्लांट्स में है ट्रांसपिरेशन. जो बेसिकली क्या है कि प्लांट्स जब अपना वाटर लूज करता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. वेरी सिंपल, राइट. तो जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, उसकी वजह से क्या होता है? वाटर लॉस होता है. अब जैसे जैसे वाटर लॉस होता है तो क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जो वाटर कॉलम है, मतलब ऐसे ऊपर खींचने लगता है, ठीक है, वाटर. दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशनल पुल. ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल. अब क्या होता है? ये जो वाटर कॉलम है ये ब्रेक नहीं होता, ये कंटिन्यू बनता रहता है और एक फोर्स एक्सर्ट करता है. ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है? ट्रांसपिरेशन जो पुल बनता है, इसी की वजह से क्या होता है? जो वाटर होता है वो राइज करता है किसमें? लीव्स में. जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी क्या होती है, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि अब देखो रूट तो कितने नीचे है ट्री के, राइट, और कितने टॉप पे जाके क्या होती है? लीफ होती है. तो वहां तक कैसे पानी पहुंच रहा है? वहां तक कैसे पहुंच रहा है? जब ये ट्रांसपिरेशनल पुल होता है तो ये इतना फोर्स जनरेट करता है कि रूट से पानी कहां तक? लीफ तक पहुंच पाता है. Alright. Now, this due to combined effect of push force due to the root pressure and pull force due to the transpiration by leaves, water moves upward along the xylem vessels. Transpiration keeps the plant cool and protect their delicate cells from the heat of the sun. Okay? तो क्या करता है ये? अब जैसे कंडक्शन ऑफ वाटर हो रहा है तो इससे क्या होगा कि एक तो ये प्लांट को भी कूल रखता है और दूसरा क्या कि ज्यादा जो हीटिंग होती है सन की उससे भी क्या करता है? सेल्स को हाइड्रेटेड रखता है. ठीक है. Now let's study about a scientist which is Henry Horatio Dixon. He was an Irish botanist who along with John Joly developed the transpiration pull theory, which explains how water moves through plants. Dixon's work focused on the physical properties of the xylem tissue, which he showed was responsible for the upward movement of water in plants. He also developed a method for measuring the rate of water movement in plants, which is still used today. So basically जो भी हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसपिरेशनल पुल, ये थ्योरी इनने दी थी. ऑल राइट. तो कैसे कोई प्लांट में ट्रांसपिरेशन पुल होता है और कैसे जाइलम टिश्यू के थ्रू वाटर कंडक्ट होता है टू द लीव्स, ये उन्होंने बताया था. ओके, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. नाउ लेट्स understand a concept through an experiment. So what you have to do is basically the aim is to show the process of transpiration by leaves. तो हम देखेंगे transpiration leaves में होता है. So what you will require? You will require a potted plant, bell jar, polythene bag and a Vaseline. So what you have to do is water the potted plant, enclose the pot completely with the polythene bag so that the soil surface is covered. This would prevent the escape of water vapors from the pot through the evaporation. Cover the entire plant under a bell jar and seal the base of the bell jar with Vaseline. Leave the apparatus undisturbed for about 2 hours. So basically आपको क्या करना है कि एक potted plant लेना है जिसमें आपने पानी उसको डालना है और फिर आपने क्या करना है कि एक बेल जार लेना है जिसके ऊपर उसको कवर कर देना है लाइक दिस. ठीक है, और इसके नीचे एजेस में क्या वैसलीन से उसको कोट कर देना है. मेक श्योर कि बाहर से अंदर ऑक्सीजन ना आए और ऐसे ट्रांसफर ना हो. राइट, यहाँ पे. सो अब क्या आप ऑब्जर्व करोगे? यू विल सी दैट द वाटर वेपर्स कंडेंस्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ द बेल जार. ठीक है, अब आप क्या देखोगे? कुछ टाइम बाद इसको छोड़ दोगे ऐसी तो यहाँ पे बेल जार पे क्या वाटर वेपर इकट्ठा हो गए हैं. दिस शोज द वाटर हैज बीन ट्रांसपिरेटेड बाय द लीव्स. ठीक है, इससे हमें क्या देखने को मिलता है? देखो पहले तो वाटर था नहीं कहीं पे, वाटर कहाँ से आया? तो हमें क्या समझ आया कि ट्रांसपिरेशन की वजह से आया. ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू द वर्ड फाइंडर्स. ब्लड.
red colored fluid that flows in vessels and is responsible for transporting of various substances. Platelets, small cells like structure in the blood which are important for blood clotting. Arteries, blood cells that carry oxygenated blood from the heart to the other parts of the body. And veins, blood vessels that carry deoxygenated blood from various body parts to the heart. Capillaries, these are smallest blood vessels found in human body. Pulse, a rhythmic and throbbing movement due to the blood flow in the arteries. Stethoscope, a medical instrument used for listening to the sounds of heartbeat. Excretion, the process of removal of waste products from the body. Kidneys, these are bean-shaped organs that filter waste from the blood and produce urine. Bladder, the membrane bag-like organ that temporarily stores urine before excretion. Ureters, tube through which urine passes from kidney to bladder. Urethra, a muscular duct through which urine is passed out. So, sweat glands, any of the glands in the skin that secrete sweat. Xylem, vascular tissue that carry water and minerals from roots to the other parts of the plant. And phloem, vascular tissue that carry nutrition from leaves to the other parts of the plant. Transpiration, a process by which plant give out excess water in the form of water vapor through their aerial part, which is stomata. Now, let's take a look on these following sentences. So, to summarize, all organisms possess a well-organized transport system within themselves. The three main components of human circulatory system are blood, blood vessels and heart. Blood is composed of four components: plasma, RBCs, WBCs and platelets. Blood vessels are a network of tube-like structure which transport blood throughout the body. There are three types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. The chamber of heart are made up of special types of muscle tissues called cardiac muscles. Now, let's get to the next page. The human heart beats about 70 to 72 times per minute in an adult that can be felt as the pulse. The excretory system removes waste and toxic products from the body. The human excretory system consists of kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. The major waste products excreted by different animals are water, CO2, ammonia, uric acid and urea. Transport of substances in plants takes place through vascular tissue, that are xylems and phloems. So I hope आपको ये chapter बड़े अच्छे से समझ आया होगा, right? So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.